कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ऑनलाइन इंग्लिश टीचर खुर्शीद अनवर कासमी आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 79th डे पढ़ाने वाला हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वर्ब की कुंडली खोलने वाले हैं, यानी वर्ब और वर्ब के तमाम अकसाम को इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं तफसील से समझाने वाला हूं। वीडियो लेक्चर थोड़ी तवील जरूर हो सकती है पर बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी, इसीलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि प्लीज वीडियो लेक्चर को एंड तक जरूर देखें, बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि अंग्रेजी जबान का कोई ऐसा जुमला हो ही नहीं सकता जिसके अंदर कोई ना कोई वर्ब प्रयोग किया गया हो। बिना वर्ब का कोई जुमला बन नहीं सकता है। चुनांचे वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको तफसील से समझे बगैर आप एक जुमला नहीं बोल सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट and enjoy the class. Okay, so dear students, as I have told you, today I am going to teach you lesson number 79, and in this lesson we will learn about verb and kinds of verb. We will learn verb verb and and kinds kinds of verb verb. What is verb and what is kind of verb? I am going to tell you everything. मैं हर चीज आपको समझाने वाला हूं। I have told you that verb is a एक्शनिंग वर्ड। वर्ब वो होता है जो जुमले में काम के ऊपर दलालत करने वाले अल्फाज होते हैं, उनको वर्ब कहा जाता है। आमतौर पर जो काम के ऊपर दलालत करने वाले अल्फाज होते हैं वो किसी शय के नाम नहीं होते हैं। दुनिया में दो ही चीज है, या तो अशिया है या काम है, यानी जो चीजें नजर आती है उसे हम नाउन कहते हैं, और इसका अपोजिट जो चीजें नजर नहीं आती है बल्कि उसे हम करते हैं या महसूस करते हैं, उसकी को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर पढ़ाना ये मैं काम है जिसे आप कर रहा हूं, और यू आर वॉचिंग द वीडियो, आप वीडियो देख रहे हैं, यहां पर देखना एक काम है जो आप कर रहे हैं। इसी तरीके से यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इसके अंदर कौन सा काम हो रहा है? सीखना। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें कौन सा काम हो रहा है? प्ले यानी खेलना। वी आर लिसनिंग सॉन्ग, हम लोग सॉन्ग सुन रहे हैं, इसके अंदर कौन सा काम हो रहा है? लिसन यानी सुनना। Somebody is working hard, कोई शख्स बहुत मेहनत कर रहा है, इसके अंदर कौन सा काम हो रहा है? Work hard. Dear students, there are a lot of verbs and sometimes you need to use more than one verb, two verbs, three verbs, four verbs in a sentence. और कभी कभी एक जुमले में एक से ज्यादा verbs को हमें इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आती है, और हम उन वर्ब की हकीकत को जानते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए मैं एक जुमला लिख करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू राइट हियर, ही इज TRING trying to MOVE move, the BROKEN broken, TABLE table. Okay dear students, this is a one sentence. ये एक जुमला है, लेकिन इस एक जुमले में कितने सारे वर्ब्स हैं, वर्ब का भरमार है। आइए हम उसकी अंडरलाइन करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं dear students. As you can see here, it is a is a verb, and trying is a also verb, move is a also verb, broken is a verb. इस जुमले के अंदर देखा जाए तो ही सब्जेक्ट है, अगर इसका तज्जिया करें, इज क्या है? HV यानी हेल्पिंग वर्ब है, वी ट्राइंग यहां पर MV यानी मेन वर्ब है, मूव यहां पर देखा जाए तो इंफिनिटिव INFINITIVE इंफिनिटिव है। और डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर ब्रोकन को देखा जाए तो ब्रोकन एक तरीके से
पास्ट पार्टिसिपल है, PAST पास्ट, और PARTICIPLE पास्ट पार्टिसिपल है। ये भी वर्ब की एक किस्म है। अगर मैं यहां पर ट्राई को देखूं तो ट्राई भी है ना, TRANSSITIVE ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी से देखा जाए तो ट्राइंग जो है ना एक तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब है। इसको अगर देखा जाए तो डियर स्टूडेंट्स ये इंफिनिटिव है, और ब्रोकन को देखा जाए तो वो एक तरीके से जेरोंड है, GERUND जेरोंड है। इसी तरीके से ट्राइंग को मैं कह सकता हूं ACTION एक्शन वर्ब है। ये ट्राइंग क्या है? एक्शन वर्ब है। सो कितनी सारी किस्में हो गई यहां पर देख सकते हैं आप। यहां पर HV हेल्पिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब, इंफिनिटिव वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, जेरंड, एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स लगभग वर्ब की 12 से ज्यादा किस्में होती हैं। कितनी? 12 से ज्यादा किस्में होती हैं। जब कभी आप शबे तामिल के तरह जुमलों का इजरा करने लगे और इजरा करने की कोशिश करें, तब आपको इन तमाम तर वर्ब की हकीकत से वाकिफ होना बेहद जरूरी है। चलिए मैं एक एक करके आपको सारी बातें समझाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, वर्ब के बारे में जस्ट अभी आपको बताया कि व्हाट इज वर्ब। पहले अब मसला ये होता है कि वर्ब क्या होता है। सो आई हैव टोल्ड यू कि वर्ब होता है क्या चीज? एक्शन, ACTION एक्शन कह लीजिए। हिंदी में इसे आप क्रिया कह लीजिए डियर स्टूडेंट्स। हिंदी में इसे क्रिया कहते हैं, उर्दू जबान के अंदर इसे फ़ियाल कहते हैं। ठीक है, आप इसको काम भी कह सकते हैं। एक्शन का मतलब काम होता है, तो एक्शन, क्रिया, फेल, काम, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? वर्ब कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर देख लीजिए, जाना, यहां कर दीजिए आना, आप कर दीजिए KH खाना, और पीना, लिखना, पढ़ना, बोलना, जिसके आखिर में भी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ना होता है, वो सब वर्ब होता है। लिखना हो गया, यहां पर देख लीजिए पढ़ना हो गया, ये यहां पर सुनना हो गया, इसी तरीके से बैठना हो गया। ये सब के सब क्या है डियर स्टूडेंट्स? वर्ब हैं। तो उर्दू जबान के वो तमाम वर्ड्स जिसके आखिर में ना आता हो, वो सब के सब क्या होते हैं? वर्ब्स होते हैं। या हिंदी जबान के वो वर्ड्स जिसमें ना आता है, उसी को क्रिया, उसी को वर्ब कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। ऐसे में अब हम एक एक करके इसके अकसाम को समझेंगे। वर्ब की टोटल कितनी किस्में होती हैं? तो पहले नंबर पर देखा जाए तो वर्ब की एक किस्म होती है डियर स्टूडेंट्स MAN, मैन, और वर्ब। ओके, MAIN मैन, और VERB वर्ब। ओके डियर स्टूडेंट्स, मेन वर्ब वो होता है जो टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे प्रेजेंट सिंपल है तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो प्रेजेंट सिंपल के जुमले में वही वर्ब फर्स्ट फॉर्म के रूप में आ गया। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो वहां ING फॉर्म चाहिए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर वो वर्ब ING फॉर्म के रूप में आ गया। जब प्रेजेंट परफेक्ट हुआ तो वहां थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वो वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज होता रहता है, उसी को डियर स्टूडेंट्स यहां पर मेन वर्ब कहते हैं। और इसी को डियर स्टूडेंट्स FINIT जी फिनाइट वर्ब भी कहा जाता है। सो लीजिए डियर स्टूडेंट्स, फिनाइट वर्ब और मेन वर्ब कोई दो किस्में नहीं होती हैं डियर स्टूडेंट्स, एक ही किस्म होती है फिनाइट वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, जुमले के अंदर रियल माना यही मेन वर्ब ही निकालता है, यही फिनाइट वर्ब निकालते हैं। अब मेन वर्ब कह लीजिए या फिनाइट वर्ब कह लीजिए, इसकी दो किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती है डियर स्टूडेंट्स? आई एम गोइंग टू मेक अंडरस्टैंड यू। बहुत अच्छी तरीके से ये चैप्टर मैं आपको समझाने वाला हूं, बस अंत तक बने रहिएगा। फिनाइट वर्ब की दो किस्में होती है, जिनमें से पहली किस्म का नाम होता है TRANSITIVE ट्रांजिटिव वर्ब। गौर से समझिएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। जबकि इसकी दूसरी किस्म का नाम होता है INTRANSTIVE intransitive verb. So what is transitive verb and what is intransitive verb? कि ये transitive verb क्या होता है और intransitive verb क्या होता है, इसको मैंने एक वीडियो लेक्चर में और भी समझाया था, बट यहां भी समझा रहा हूं। ट्रांजिटिव वर्ब को एक तरीके से फ़ियाले मुताद्दी कहते हैं, अगर आप अरबी जानते हो तो। मैं यहां पर अरबी के अकॉर्डिंग लिख दे रहा हूं, फिर आपको उर्दू के हिसाब से भी समझाऊंगा, तो
तो डियर स्टूडेंट्स ये फ़ियाल मुताद्दी होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब एक तरीके से फ़ियाल लाजिम होता है। ओके तो लाजिम और मुताद्दी से तो आपको बहुत हद तक बात समझ में आ गई होगी। अगर आप अरबी जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि फेले लाजिम उसको कहते हैं जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है और फेले मुताद्दी उसे कहते हैं जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ओके सो द ऑल वर्ब्स व्हिच नीड ऑब्जेक्ट, डियर स्टूडेंट्स वो तमाम वर्ड्स जिसे ओबीजे ऑब्जेक्ट की जरूरत पेश आती है, नीड ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसी को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और वो वर्ड्स जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं यहां पर सिंपली लिख रहा हूं नो नीड ऑब्जेक्ट, यानी वो वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है डिरेक्शंस, उन्हीं को क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जांपल से समझिए, एक वर्ब है GIVE गिव, एक वर्ड है TAKE टेक, एक लफ्ज है TEACH टीच, एक लफ्ज है READ रीड। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स को ऑब्जेक्ट की जरूरत है, यानी गिव को मतलब होता है देना। तो सवाल होगा कोई तो चीज होगी जिसको आप देंगे, तो जो चीज आप देंगे वही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। टेक का मतलब लेना, कोई तो चीज होगी जिसे आप लेंगे तो इसको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पेश आएगी। टीच का मतलब पढ़ाना, यानी एनीथिंग एनी लैंग्वेज जिसे आप पढ़ाएंगे या कोई सब्जेक्ट, वो जो चीज पढ़ाएंगे ना उसी को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट कहेंगे। रीड का मतलब होता है पढ़ना, तो कोई तो चीज होगी जिसको आप पढ़ेंगे, तो जिस चीज को पढ़ेंगे ना वही क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो गिव को भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, टेक को भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है, टीच को भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है और रीड को भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और वो तमाम वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसी को एक तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स। और व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, नो नीड ऑब्जेक्ट, जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। एग्जांपल के माध्यम से मैं यहां पर लिख रहा हूं LAUGH लाफ, लाफ का मतलब होता है हंसना, हंसना यानी किसको हंसना, यहां पर इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। इसी तरीके से COME कम का मतलब होता है आना, GO गो, गो का मतलब होता है जाना। ये वो वर्ड्स हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सो द ऑल वर्ब्स व्हिच नीड ऑब्जेक्ट्स, वो तमाम वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत पेश आती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, उसी को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एंड ऑल वर्ब्स व्हिच डोंट नीड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, और वो वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है उसी को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स आई होप तो आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अब जहां तक की बातें करें मेन वर्ब या फिनाइल वर्ब की, सो डियर स्टूडेंट्स इसकी दो किस्में और होती है जो मुझे समझाना है, जगह की काफी किल्लत है और ये काफी तवील बहस है। मेन वर्ब फिनाइल वर्ब की एक किस्म क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी किस्म होती है डियर स्टूडेंट्स इसका एक्शन वर्ब। लिसन टू मी केयरफुली डियर स्टूडेंट्स, ACTION एक्शन एंड VERB वर्ब। सो आई हैव रिटन हियर एक्शन वर्ब, और इसी की मेन वर्ब या फिनाइल वर्ब की डियर स्टूडेंट एक किस्म और होगी जिसको हम यहां पर लिखने वाले हैं NON नॉन और ACTION एक्शन और VERB वर्ब, non-action verb. Okay, so I am going to write here NONE non-action verb. So what is action verb and what is non-action verb, इसे समझना बेहद जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसे करते हुए देखा जा सकता है, आप उसे देख सकते हैं। जैसे कि आई एम टीचिंग राइट नाउ, मैं फिलहाल पढ़ा रहा हूं, और जब मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर खड़ा हूं हाथ में मारकर, बच्चे सामने बैठे हुए हैं, इस कंडीशन को देखकर कोई भी शख्स ये कह सकता है कि मौलाना पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये जो टीचिंग का मतलब पढ़ाना, यानी यहाँ पर वर्ब देख लिया जाए, टीच का मतलब पढ़ाना और स्टडी का मतलब पढ़ना या रीड का मतलब पढ़ना, तो पढ़ाना या देना या टीच का मतलब पढ़ाना, रीड पढ़ना, ये सब को हम देख सकते हैं। लाफ का मतलब हंसना, कोई बंदा देख सकता है। कम का मतलब आना, आते हुए देखा जा सकता है। गो का मतलब होता है जाना, जाते हुए देखा जा सकता है। यानी वो तमाम वर्ब्स जिसे देखा जा सकता है उसी को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर डियर स्टूडेंट्स ये एक्शन वर्ब्स कहते हैं, एक्शन वर्ब्स कहते हैं। ओके यहां पर देख सकते हैं। और वो तमाम वर्ब्स जिसे करते हुए नहीं देखा जा सकता है, जैसे कि अगर मैं कहूं कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं, तो यहां पर मेरे लव को आप नहीं देख सकते हैं। आई लाइक इट, मुझे ये चीज पसंद है, यहां पसंद को आप नहीं देख सकते हैं। उसी तरीके से आप कह सकते हैं आई बिलीव इन गॉड, मुझे खुदा पर यकीन है, तो मेरे जो बिलीव है, बिलीव को आप नहीं देख सकते हैं। इसी तरीके से आप कह सकते हैं आई ट्रस्ट यू, मुझे आप पर भरोसा है, तो आप मेरे ट्रस्ट
पास्ट को नहीं देख सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो वो तमाम अफआल जिनका ताल्लुक कल्बो जिगर से है या दिलो दिमाग से है, उन अफआल का आमतौर पर आईएनजी फॉर्म नहीं आता है, यानी कंटिन्यूअस नहीं आती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो नॉन एक्शन वर्ब्स है, यहां पर अगर आप आईएनजी फॉर्म की बातें करें तो आईएनजी फॉर्म में ये कभी भी इस्तेमाल नहीं होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पर काट रहा हूं, आईएनजी फॉर्म में नहीं होते हैं, जबकि एक्शन वर्ब को आप आईएनजी फॉर्म में प्रयोग कर सकते हैं। वो कैसे? मिसाल के तौर पर यहां पर लिखा ही इज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है, यहां ट्राई को आईएनजी फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन अगर मैं जानता हूं तो आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आई एम नोइंग, IMKNOWING, नोइंग, आई एम नोइंग नहीं कह सकते हैं। ओके, क्यों भाई? इसलिए कि नो एक ऐसा वर्ब है जो नॉन एक्शन वर्ब से ताल्लुक रखता है और इसका आईएनजी फॉर्म नहीं आता। इसी तरीके से आप ये नहीं कह सकते हैं कि ही इज लाइकिंग, वो पसंद कर रहा है। ओके, उर्दू में तो बोल सकते हैं पर इंग्लिश में लाइकिंग नहीं चलेगा। ये दोनों जुमले क्या है? गलत हैं। तो ऐसे वो तमाम वर्ब्स जिनका ताल्लुक कल्ब जिगर से होता है, दिलो दिमाग से होता है, उन वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं आता है डियर स्टूडेंट्स। अब आपको ये सारे अफआल कहां पर मिलेंगे? तो इसके लिए आपको मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर पार्ट 2 का ये चैप्टर नंबर 79 है। यहां पर एक ये पूरा सा देखिए बॉक्स बना हुआ है और इस बॉक्स के अंदर मैंने तमाम तर नॉन एक्शन वर्ब को जिक्र कर दिया। फॉर एग्जाम्पल नो है, नो का मतलब जानना, वांट का मतलब होता है चाहना, हेट नफरत करना, लव मोहब्बत करना, लाइक पसंद करना। इसी तरीके से सपोज, सपोज का मतलब होता है फर्ज कर लेना, मान लेना, रियलाइज एहसास करना, सीम का मतलब होता है लगना, नीड जरूरत होना, कंटेंट कोई चीज पर शामिल होना, बिलोंग ताल्लुक रखना, बिलीव यकीन करना, और इसी तरीके से कह लीजिए मीन का मतलब माना, मतलब होना, अंडरस्टैंड समझना, डिपेंड किसी पर मुनहसिर होना, कॉन्सिस्ट किसी चीज पर मुश्तमिल होना, लुक देखना, टेस्ट वगैरह का मतलब चखना, स्मेल, हियर, थिंक, हैव, ये तमाम वो वर्ड्स हैं जिनका जो है आईएनजी फॉर्म प्रयोग नहीं होता है। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस इससे नहीं बनता है। सो आई होप सो आपको एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज एक्शन वर्ब, व्हाट इज नॉन एक्शन वर्ब। ओके, सो अब तक मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ कि मेन वर्ब क्या होता है और एक्शन वर्ब क्या होता है, नॉन एक्शन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब का एक जिद जो है ना हेल्पिंग वर्ब भी है। डियर स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जैसे कि इस जुमले में देखिए इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। HELPHING, हेल्पिंग, और VERB वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो एक तरीके से फ़िअल नाकिस होते हैं, जो अपना माना अदा करने में किसी न किसी मेन वर्ब का मोहताज होते हैं। तन्हा उससे कोई माना पैदा नहीं हो सकता। माकबल के लेसन नंबर 7 में भी मैंने आपको तफसील से समझाया था कि ऐसे वर्ब की टोटल तादाद जो है ना वो 21 है। वो है इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी। ये स्टूडेंट्स, अब तक के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, फिनाइट वर्ब और उसके अकसाम को पढ़े हैं। चलिए अब एक नजर हम नॉन फिनाइट वर्ब पर डालते हैं। वर्ब की ही एक दूसरी किस्म होती है NON, नॉन, और डियर स्टूडेंट्स FINITIVE, नॉन फिनाइट वर्ब। ओके डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज नॉन फिनाइट वर्ब? कि नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है? आई एम गोइंग टू मेक अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। नॉन फिनाइट वर्ब की टोटल 4 किस्में होती है। पहले किस्म का नाम होता है INFINITIVE, इंफिनिटिव, जबकि इसकी दूसरी किस्म का नाम होता है GERUND, जेरंड, जबकि इसकी तीसरी किस्म का नाम होता है PRESENT, परजेंट, PARTICIPLE, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जबकि इसकी चौथी किस्म का नाम होता है PAST, पास्ट, और PARTICIPLE, पास्ट पार्टिसिपल। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो अकसाम आप देख रहे हैं ये नॉन फिनाइट वर्ब के हैं। तो पहली किस्म का नाम क्या है? इन्फिनिटिव, दूसरे जेरॉन्ड, और तीसरी किस्म का नाम होता है डियर प्रेजेंट पार्टिसिपल, और चौथी किस्म का नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। आई एम गोइंग टू मेक अंडरस्टैंड यू एवरीथिंग, हर चीज को मैं आपको समझाने वाला हूं डियर स्टूडेंट्स, समझने की जरूरत है। इन्फिनिटिव क्या होता है और जेरॉन्ड क्या होता है? इन्फिनिटिव और जेरॉन्ड ये दोनों के दोनों वर्ब के मसदरी शक्ल को कहते हैं। जब
जब किसी वर्ब को नाउन बनाना होता है यानी मसदर बनाना होता है तब उसको दो शक्ल होती है। एक शक्ल यह है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के शुरू में लफ्ज टू को लगा दे। दूसरी शक्ल ये होती है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी लगाकर उसको आईएनजी फॉर्म में बना दें। मसलन फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, यहां पर जैसे कि ये गिव है या टेक है, टीच है, रीड है, लाफ है, कम है, गो है, इसको अगर मैं इंफिनिटिव बनाऊं तो क्या करूंगा, टू लाऊंगा और यहाँ पर टू गो बोल दिया डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया टू गो। दरअसल अगर सिर्फ गो का माना निकाले तो सिर्फ गो का मतलब होता है जाओ और टू गो का मतलब होगा डियर स्टूडेंट्स जाना। इसी तरीके से सिर्फ कम का मतलब होता है आओ और अगर यहाँ पर टू के साथ हमने COME कम, टू कम बोला तो इसका मतलब होगा आना। इसी तरीके से सिर्फ लाफ का मतलब होता है हंसो और यहाँ पर अगर मैंने टू लगाया और फिर उसके बाद LAUGH लाफ लिखा तो इसका मतलब होगा हंसना। ओके डियर स्टूडेंट्स, हंसना। तो ये जो माने मसदरी निकालना होता है, जो ना का माना पैदा होता है डियर स्टूडेंट्स, ये ना का माना पैदा करने के लिए हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के शुरू में लफ्ज टू को लगाते हैं। अब जब ये टू लगा दिए हैं तो एक तरीके से इंफिनिटिव बन गया। इंफिनिटिव का मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, बोलो, मसदर बन गया। अब आप इसको किसी जुमले का सब्जेक्ट बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, किसी भी जुमले के अंदर इसको OBJ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी जुमले का इसको मुब्तदा बना सकते हैं, किसी जुमले के अंदर इसको जो है ना खबर बना सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम तभी हो पाएगा जब आप वर्ब को मसदर बनाएंगे, इंफिनिटिव बनाएंगे। जब तक कोई वर्ब मसदर नहीं बनता है, इंफिनिटिव नहीं बनता है, हम उसको एज अ सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, एज अ प्रीडिकेट प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रीडिकेट का नाउन होना जरूरी है और वर्ब तो नाउन होता नहीं है, इसीलिए टू लगा करके उसको नाउन बनाया जाता है। सो आई होप सो आपको इंफिनिटिव समझ में आ गया होगा। लेट्स अंडरस्टैंड जेरोन। जेरोन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक तरीके से मसदरी शक्ल है, लेकिन क्या होता है कि इसमें पूरा वर्ब होता है और लास्ट में डियर स्टूडेंट्स ING होता है। मिसाल के तौर पर यहां पर देख लीजिए GIVE गिव है, तो मैं यहां पर क्या कर दिया, GIVING गिविंग कर दिया, गिव से गिविंग। यहां टीच है तो टीच में मैंने क्या कर दिया, TEACH और ING लगाया तो टीचिंग बन गया। इसी तरीके से रीड हो गया तो रीड में आप READING रीडिंग लगा दिया आपने। अब इन वर्ब को आप चाहो तो जुमले का एज अ सब्जेक्ट या जुमले में एज अ OBJ ऑब्जेक्ट आप इन्हें प्रयोग कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जब तक इसके अंदर ING फॉर्म नहीं लगाएंगे आप इसको एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट या एज अ प्रीडिकेट इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये कहना है कि पढ़ने से पढ़ना आता है तो रीडिंग के बाद एक वर्ब लाता हूं डियर स्टूडेंट्स, COMES कम्स। ओके, और उसके बाद में मैं यहां पर एक हर्फ जार प्रीपोजिशन ला रहा हूं बाई, और बाई एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद जो वी वर्ड आए उसे नाउन होना जरूरी है। तो यहां पर रीडिंग कम्स बाई रीड नहीं ला सकते हैं। इसके बाद जब भी आप कुछ लाइएगा उसे ING फॉर्म में लाना जरूरी है, चुनाचे आपको READING रीडिंग पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से कहना है कि टीचिंग एक अच्छी आदत है, टीचिंग जो है ना एक अच्छी चीज है, तो यहाँ पर टीचिंग के बाद में आपने क्या लाया, इज वर्ब लाया, और आप यहाँ पर इज अ गुड हैबिट कर सकते हैं, इज अ गुड थिंग कर सकते हैं, इज अ GOOD गुड और THING थिंग कर लीजिए। तो ये एक जुमला बन गया कि टीचिंग इज अ गुड थिंग, कि पढ़ाना एक अच्छी चीज है। रीडिंग कम्स बाय रीडिंग, पढ़ने से पढ़ना आता है। इस जुमले में आपने गौर किया टीचिंग क्या है, मुब्तदा बन रहा है, और यहाँ पर रीडिंग क्या है, वर्ब सब्जेक्ट यूज हो रहा है, और यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट प्रयोग हो गया। तो किसी भी वर्ब को एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ प्रीडिकेट आप प्रयोग नहीं कर सकते। उसको अगर एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ प्रीडिकेट अगर किसी वर्ब को प्रयोग करना चाहें तो उसके शुरू में टू लगा करके इंफिनिटिव बनाना जरूरी है, या उसके आखिर में ING फॉर्म लगा करके उसे जेरोंड बनाना जरूरी है। अब ING फॉर्म के दो माने होते हैं, एक माना होता है ना, जैसे बोलने से बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, और दूसरा तरीका होता है कि आप उससे
जुमला हालिया का माना पैदा करें, यानी ते हुए का माना पैदा करें, उस सूरत में डियर स्टूडेंट इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल समझा जाता है। तो व्हाट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल इज अ आईएनजी फॉर्म। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है वही प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। जैसे मैंने जैद को खेलते हुए देखा, तो आप यहां पर कहेंगे आई और SAW सा, और यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा जैद हो गया, आई सा जैद, और क्या करते हुए देखा? खेलते हुए। तो आपको यहां पर खेलने के पले में आईएनजी प्लेइंग लाना पड़ेगा। आई सा जैद प्लेइंग इन द ग्राउंड, मैंने जैद को मैदान में खेलते हुए देखा। उसने जैद को चोरी करते हुए पकड़ लिया। यहां पर देखेंगे तो यहां पर ही है, और कैच का थर्ड फॉर्म CAUGHT, कॉट कर लीजिए, ही कॉट, और किसको? जैद को पकड़ा, तो जैद ऑब्जेक्ट हो गया। और क्या करते हुए डियर स्टूडेंट्स? चोरी करते हुए, तो स्टील में आईएनजी स्टीलिंग कर दीजिए। तो ही कॉट जैद स्टीलिंग, उसने जैद को चोरी करते हुए पकड़ लिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप सो यहां पर आपने देखा कि स्टीलिंग क्या है, एक तरीके से ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अव्वल है, ये ऑब्जेक्ट सानी है। इसी तरीके से जैद ऑब्जेक्ट अव्वल है, और प्लेइंग जो है ना यहाँ पर ऑब्जेक्ट सानी है, यानी यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन इसका तर्जमा ना नहीं हो रहा है, यहां पर इसका तर्जमा हो रहा है ते हुए। क्या तर्जमा हो रहा है डियर स्टूडेंट्स? ते हुए। ओके, तो जब आईएनजी फॉर्म को एक तरीके से हालिया का माना पैदा करता है, यानी आई सा जैद, मैंने जैद को देखा, वाइल ही वॉज प्लेइंग, इस दौरान के वो खेल रहा था। ये जो दो जुमले हैं ना, इन दो जुमलों को कंबाइन करके एक जुमले में बना दिया हमने कि आई सा जैद प्लेइंग। तो इसमें हमने किया क्या? यहां पर दरअसल हमने एक काम किया कि आई सा जैद, मैंने जैद को देखा, एक जुमला है, ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, यहां पर से ही और वॉज को खत्म किया, और प्लेइंग को जो कि एक तरीके से दूसरे जुमले का फेल था, उसको हमने पहले वाले जुमले में ही एज अ ऑब्जेक्ट पेश कर दिया, तो माना वही निकला, लेकिन यहां पर जुमला कंबाइन हो गया, एक तरीके से सुकड़ गया। तो इस तरीके के जुमलों को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर प्रयोग किया जाता है, और एक तरीके से इन्हें जेरोंड भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हमें समझना है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल दरअसल वर्ब के थर्ड फॉर्म को कहते हैं। कौन से फॉर्म को कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? प्लीज टेल मी। 3RD, थर्ड, FORM फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म वाला शक्ल होता है। जैसे यहां पर देखिए, ही इज ट्राइंग टू मूव, तो ब्रोकन टेबल, क्या मतलब? टूटा हुआ टेबल। ओके, टूटा हुआ टेबल हो। ओके, ब्रोकन चेयर, क्या मतलब? टूटी हुई कुर्सी। तो ये माना पैदा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं नॉन फिनाइट वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल वाली शक्ल को। आई होप सो आपको पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरोंड, इन्फिनिटिव सब बहुत ने खूबी समझ में आ गया होगा। ये एक तवील बहस थी। इसके बाद वर्ब की एक किस्म और होती है जिसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर MODAL, मॉडल वर्ब्स कहते हैं। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आमतौर पर वो होते हैं जो पॉसिबिलिटीज यानी इम्कान को बताने के लिए, कैपेबिलिटीज यानी सलाहियतों को बताने के लिए, एडवाइस एंड सजेशन सलाह मशवरा को बताने के लिए जिनको प्रयोग किया जाए। अगर वर्ब की और किस्में करें तो यहाँ पर कुछ किस्में और भी हो सकती है, जगह की किल्लत है, मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा डियर स्टूडेंट्स। वर्ब की किस्म का नाम होता है REGULAR, रेगुलर वर्ब। लेट्स नो व्हाट इज रेगुलर वर्ब। और इसी वर्ब की किस्म और भी होती है जिसे हमें समझना पड़ेगा, और वो होता है IRREGULAR, इर्रेगुलर वर्ब। लेट्स नो व्हाट इज द रेगुलर वर्ब एंड व्हाट इज इर्रेगुलर वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो वाज़ीन लुगत है ना, वो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को वजह करके डिक्शनरी में डालते हैं, और उससे जो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वो हमें खुद बनाना पड़ता है। तो अब हम बनाए कैसे? उसके लिए वाज़ीन लुगत ने अंग्रेजी ग्रामर में एक कायदा दिया कि किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में ईडी लगा देने से वो वर्ब सेकंड और थर्ड फॉर्म का रूप इख्तियार कर लेता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कसीर ऐसे वर्ब हैं जिसके आखिर में ईडी लगा देने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है, लेकिन अंग्रेजी में लगभग गिने चुने 160
160 ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें ईडी का कायदा लागू नहीं होता है, ईडी का कायदा उसमें नहीं चलता है। ऐसे वर्ब को इंग्लिश लैंग्वेज में इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। किसको कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब? जहां पर ईडी लगाने वाला कायदा नहीं चलता है, क्रॉस हो जाता है डिरेक्शन। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज गो को लीजिए, आप गो के अंदर ईडी लगाकर सेकंड फॉर्म गोड नहीं बना सकते हैं। कम में देख लीजिए, COME कम, इसमें ईडी लगाकर कम्ड नहीं बना सकते हैं। तो कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है डियरेशंस? वो समाई है। जैसे हम अहले लुगत से सुनेंगे वैसे बोलेंगे, कम का सेकंड फॉर्म केम है। और गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है? जैसे हम अहले लुगत से सुनेंगे वैसे बोलेंगे, वे है वेंट। ओके, और इसका थर्ड फॉर्म जो है ना कम ही होता है, COME कम होता है, जबकि इसका थर्ड फॉर्म जो है ना GONE गॉन होता है डियरेशंस। तो देखा आपने कि ये क्या होता है इर्रेगुलर वर्ब। तो वो तमाम अफाल जिसके अंदर ईडी का कायदा लागू नहीं होता है उसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं, और जिन अफाल में ईडी का कायदा सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए लागू हो जाता है उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। और ये बात भी आप बखूबी समझ रहे होंगे। जबकि इसी वर्ब की एक किस्म और होती है डियरेशंस जिसे मुझे समझाना पड़ेगा, और ये है PHRASAL फ्रेजल वर्ब। ओके डियरेशंस, लेट्स नो व्हाट इज फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा कसीरुल इस्तेमाल है। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में अच्छे पढ़े लिखे लोग अपनी जुबान में फ्रेजल वर्ब का ज्यादा यूज करते हैं। इसी तरीके से न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन के अंदर, जो भी एडवांस लेवल की किताबें हैं उसके अंदर, गूगल के अंदर कोई वेबसाइट का मुताला करेंगे वहां पर आप देखेंगे फ्रेजल वर्ब का यूज। फ्रेजल वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ऐसे वर्ब्स को कहा जाता है जो इर्रेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब से ही ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई प्रीपोजिशन को, जैसे इन, ऑन, ऑफ, आउट, डाउन, अप, इन सब वर्ड्स को प्रयोग करके उसको अलग मानी में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि इंग्लिश लैंग्वेज के इर्रेगुलर वर्ब से एक वर्ब ताल्लुक रखता है GET गेट, और गेट का मतलब होता है पाना हासिल करना, सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट होता है। लेकिन इस गेट के साथ देखिए क्या मामला होता है, कभी कभी इस गेट के साथ अप लगा दिया आपने तो गेट अप का मतलब होगा उठना। इसी तरीके से गेट के साथ आपने इन लगा दिया तो गेट इन का मतलब होता है अंदर दाखिल होना, किसी चीज के अंदर चढ़ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से गेट के साथ आपने DOWN डाउन लगाया तो गेट डाउन का मतलब होता है उतरना। जैसे कि आप ट्रेन से उतर जाते हैं, बस से उतरते हैं, उसके लिए गेट डाउन कहते हैं। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स गेट के साथ आपने OUT आउट का लफ्ज लगाया तो गेट आउट का मतलब होता है दफा होना, निकलना, भाग जाना। तो डियर स्टूडेंट्स एक ही वर्ब है लेकिन अलग अलग प्रीपोजिशन लगा देने से या एडवर्ब के लगा देने से माने बदल जा रहे हैं। कहाँ गेट का लुग़वी मतलब होता है पाना हासिल करना, और जैसे ही हमने अप लगाया तो इसका मतलब नींद से बेदार होना, उठना, अवेक के माना में चला गया, तो ये माने बदल गए ना। ऐसे वर्ब का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। डियर स्टूडेंट्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया और पूरे सबक को समझा, और आप मेरा भी शुक्रिया मनाइए कि मैंने आपको बहुस्न खूबी इस चैप्टर को समझाया। जरूर एक तवील बहस थी, जिस बात को मैंने 25 से 30 मिनट के अंदर आपको समझाया है ये मैं अपनी किताब के अंदर लगभग 30 से ज्यादा सफ़हात पर लिखा है डियर स्टूडेंट्स। तो प्लीज आप वहां पर किताब का मुताला करें, ज्यादा नॉलेज किताब से आएगी, लेकिन पहले वीडियो देखें, सामने किताब हो, खुद साहिब किताब मुसन्निफ आपको पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से अगर आप साहिब किताब और मुसन्निफ से और एक बेहतरीन टीचर से इंग्लिश सीख करके आप मेरे जैसा बनना चाहते हैं तो प्लीज आप मेरा डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोर्स करना हरगिज ना भूलिए। इस कोर्स को आप जरूर कीजिए, ये आपकी लाइफ बदल सकता है। ये कोर्स आपको एक इंग्लिश का महान टीचर बना सकता है। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय diploma in English language and literature course. We will visit you again in my live class. Till then, bye bye. Assalamu alaikum.